विपक्ष के हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र जारी। लोकसभा में आज एनसीआर, दिल्ली कानून समेत 3 आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सूचीबद्ध, तो वहीं राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2023 पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। ग्रैंड फिनाले 19 से 23 दिसंबर तक होगा आयोजित। नई दिल्ली में आज INDIA गठबंधन की चौथी बैठक, सीट बंटवारे और सांसदों के निलंबन समेत अनेक मुद्दों पर होगी चर्चा। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 8 दिसंबर को पूरी हुई थी सुनवाई। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, रेलवे और सड़क परिवहन सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित। राज्यपाल ने स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई बैठक। चीन के गांसू प्रांत में सोमवार देर रात आया 6.2 तीव्रता का भूकंप। अब तक 111 लोगों के मारे जाने की सूचना, सैकड़ों घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला। टीम इंडिया का दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी नजर, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका सीरीज में बराबरी करने की करेगा कोशिश। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। लोकसभा में आज केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इस विधेयक से दिल्ली में कुछ अनधिकृत रूप से निर्मित आवासों को दंडात्मक कार्रवाई से अगले 3 साल तक सुरक्षा दी जाएगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और करों का अंतिम संग्रहण विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। इसके अलावा भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को भी पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक संख्या 3 2023 और विनियोग विधेयक संख्या 4 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा वापस भेजने का प्रस्ताव करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात करीब 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री प्रतिभागियों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के युवा नेतृत्व वाले विकास के विजन के अनुरूप स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसके तहत छात्रों को सरकार के मंत्रालयों और विभागों, उद्योगों और अन्य संगठनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। और इस साल SIH का ग्रैंड फिनाले आज से 23 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है। SIH 2023 में 44,000 टीमों से 50,000 से अधिक विचार प्राप्त हुए हैं, जो कि पहले SIH की तुलना में लगभग 7 गुना वृद्धि को दर्शाते हैं। देश भर के 48 नोडल केंद्रों पर आयोजित होने वाले ग्रैंड फिनाले में 12,000 से अधिक प्रतिभागी और 2500 से अधिक सलाहकार भाग लेंगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्मार्ट शिक्षा, आपदा प्रबंधन, रोबोटिक्स और ड्रोन, विरासत और संस्कृति सहित विभिन्न विषयों पर समाधान प्रदान करने के लिए इस वर्ष ग्रैंड फिनाले के लिए कुल 1282 टीमों का चयन किया गया है।
तो दुनिया के सबसे बड़े स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में AICTE के चेयरमैन प्रोफेसर TG सीतारमन से बात की है हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद हर साल स्मार्ट इंडिया हैकाथन का आयोजन करती है और इस साल 19 दिसंबर से स्मार्ट इंडिया हैकाथन के छठे संस्करण के ग्रैंड फिनाले का आयोजन होना है। क्या खास है इस बार स्मार्ट इंडिया हैकाथन में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं AICTE के चेयरमैन TG सीताराम। This time the growth in the number of ideas is almost 2.5 times than the last year 2022. If we look at when Smart India Hackathon started 2017 to 2023, 7 times बढ़ोतरी हो गया है. A lot of girls students are also participating. So more than 2,700 girl students are participating in this Smart India Hackathon. सर कितने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर स्टूडेंट जो है वो काम करेंगे और अगर मेन कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की बात करें तो क्या है? See, this time 230 plus problem statements have been given to the students. 1,200 teams are now distributed in 48 locations of the country. There are two parts actually. One is the Smart India Hackathon software version, Smart India Hackathon hardware version. Software version में, it will happen on 19th and 20th, 36 hour non-stop. Hardware version will start 19th, same time, and will go up to 23rd. सर जैसा कि हमने देखा कि एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, स्मार्ट एजुकेशन है, रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स, हेल्थ केयर, तमाम ऐसे थीम्स हैं जिस पर स्टूडेंट्स ग्रैंड फिनाले में काम कर रहे हैं। तो कुछ अगर इंटरेस्टिंग अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके नॉलेज में है तो अगर आप शेयर करना चाहें। दिस टाइम स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वेर इन for example, Land Rover is landing on the moon surface. How is the hazards will be, using the space technology and remote sensing data? How the students are really getting into such complex and problems at very advanced science level, problem statements are also trying to solve using remote sensing and image processing. देश के ऐसे तमाम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में किस तरह से एक इनोवेशन का कल्चर डेवलप हो रहा है स्मार्ट इंडिया हैकाथन के थ्रू? We need to move from just a curriculum to sort of innovation and creating, entrepreneurial activities, startups and all that. It is happening. So this doesn't stop with only the SIH, competition and getting a winning team. It goes beyond that. These ideas are translated to patents. Okay, and then some of these ideas are also translated into startup and entrepreneurial activity. So it will give an entrepreneurial, new opportunity for young people to start their own startups, and then they can give jobs instead of they are seeking jobs. So they are going to become a job givers than just the job seeker. पिछले कुछ सालों में स्मार्ट इंडिया हैकाथन देश के तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार की संस्कृति विकसित करने में मददगार साबित हुआ है। कैमरा पर्सन विश्वबंधु के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली। और राजधानी दिल्ली में आज विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल दलों की बैठक होने जा रही है। इंडी गठबंधन की पिछली 3 बैठकों के मुकाबले इस बार हालात काफी अलग हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी, RJD प्रमुख लालू यादव और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव समेत कई नेता दिल्ली में हैं। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अलग सुर बिगड़ी ताल पर अब लय में आने की कोशिश के तहत इंडी गठबंधन का मंच एक और बैठक के लिए सज चुका है। विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडी गठबंधन का कारवां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव, बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव समेत कई नेता दिल्ली में हैं। लालू यादव समेत इंडी गठबंधन के तमाम नेता 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के दावे कर रहे हैं। बीजेपी ये दावा कर रही है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी, तो वहीं विपक्ष अपनी जीत के दावे कर रहा है। दावे प्रतिदावे के बीच दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक होनी है। नीतीश कुमार का तो समय चला गया। जब से उन्होंने विधानमंडल में दलित और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी की, उसके बाद उनकी जो दावेदारी थी संयोजक पद के लिए, वह दावेदारी भी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो दूर की बात, जो संयोजक बनने से वो खुश थे कि मैं संयोजक बन जाऊंगा,
वो दावेदारी खत्म हो गई। कुछ नहीं है, महागठबंधन एक आईवास है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मोदी जी के लिए देश की जनता ने तय कर दिया है, नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री होंगे। वहीं इंडी गठबंधन के कई दलों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते रहे हैं। पंजाब में गैंगस्टर्स का राज चल रहा है। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान, सब मुलाजिम हो, सब धरने में बैठे हुए हैं। एक भी उनकी गारंटी पूरी नहीं हुई है। किसी महिला को 20 महीने में 20,000 मिला, 1,000 तक किसी को नहीं मिला। सब फेलियर हो गया। इसी करके मजदूरों को डरा धमका के नरेगा के मजदूरों को रैली पे ले जाया जाता है। तो 13 सीटें इनको कहाँ से आ जाएगी? ये देश को दिखाने के लिए है। अफसोस ये है कि पंजाब के पैसे लूटे जा रहे हैं। केजरीवाल और भगवंत मान दोनों इकट्ठे होकर लूट रहे हैं। इंडी गठबंधन की पिछली 3 बैठकों के मुकाबले इस बार हालात अलग हैं। तीसरी बैठक से इस बैठक में लंबा गैप है और 5 राज्यों के चुनाव में भी इंडी गठबंधन के घटक दलों की तल्खी खुलकर सामने आई। ऐसे में सबकी नजरें बैठक पर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक पहले ही बुलाई थी, लेकिन नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के इनकार के बाद बैठक टालनी पड़ी थी। कभी तकरार, कभी दरार और अब इकरार के बीच ये देखने वाली बात होगी कि सीटों के बंटवारे सहित तमाम मुद्दों पर भानुमति का कुनबा क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज राजधानी दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे। सुशासन सप्ताह 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले सुशासन दिवस तक आयोजित किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में वर्ष 2014 से 2023 तक 25 क्षेत्रीय सम्मेलनों की यात्रा पर एक विशेष पुस्तिका, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की वार्षिक रिपोर्ट और विशेष अभियान 3.0 के परिणामों पर एक कॉफी टेबल बुक भी जारी की जाएगी। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग केंद्रीय सचिवालय में निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने की पहल के परिणाम प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही ई ऑफिस एडवांस्ड एनालिटिक डैशबोर्ड और नागरिकों को सार्वजनिक शिकायतें दर्ज करने में सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विशेष अभियान 3.0 के दौरान मंत्रालयों, विभागों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य अपनी सुशासन प्रथाओं को प्रस्तुत करेंगे। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड के मामलों में वृद्धि और केरल में कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 के पहले मामले का पता लगने के बाद राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सुधांशु पंत ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर राज्यों से कोविड पर निरंतर निगरानी बनाए रखने का आग्रह किया है। केंद्र ने राज्यों को नियमित रूप से जिलेवार SARI और ILI मामलों की रिपोर्ट और निगरानी करने को कहा है। वहीं राज्यों को अधिक संख्या में RT-PCR परीक्षण कराने और पॉजिटिव मामलों के नमूने को जीनोम टेस्टिंग के लिए प्रयोगशालाओं में भेजने को कहा है। हालांकि एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि फिलहाल भारत में घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बुधवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें सभी विभागों की तैयारियों की समीक्षा होगी। और वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से जुड़ी अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड समेत 5 अन्य याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले में पिछले दिनों सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। समारोह को सदियों तक यादगार बनाने के लिए खेल, शिक्षा, राजनीति, कला और संगीत जगत के प्रख्यात लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही साथ सनातन धर्म की 125 परंपराओं के प्रमुख, 13 अखाड़े के महंत और दर्शन आध्यात्म से जुड़ी गणमान्य हस्तियों को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया है।
ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से देश भर की नामी गिरामी हस्तियों को न्योता भेजा गया है, जिसमें क्रिकेटरों के अलावा बॉलीवुड और उद्योग जगत के दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। मंदिर में 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूजन आयोजन में शामिल होने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि बुलाए गए मेहमानों में सिर्फ बड़े नेता या धर्मगुरु और कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारे और दिग्गज भारतीय क्रिकेटरों के नाम भी शामिल हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर संघ परिवार से जुड़े अनुसांगिक संगठनों की सीमित संख्या के व्यक्ति ही वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त सनातन धर्म के 125 परंपराओं के प्रमुख 13 अखाड़े के महंत एवं दर्शन अध्यात्म से जुड़े गणमान्य हस्तियों को भी कार्यक्रम में बुलाया गया है। आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर करने की प्रणाली को दुनिया भर में व्यापक पहचान मिली है और इसके जरिए सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को सीधे मिल रहा है। 2014 के बाद डीबीटी में योजनाएं जोड़ने के बाद सरकार करदाताओं के करीब 3 लाख करोड़ रुपए बचाने में सफल हुई है। आपको दिखाते हैं तकनीक के प्रयोग से सफलता की ये विशेष कहानी। भारत की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर करने की प्रणाली को दुनिया भर में व्यापक पहचान मिली है। इसके जरिए सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को सीधे मिल रहा है। डीबीटी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभों को सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाता है। तमाम रिपोर्ट्स से संकेत मिलते हैं कि 53 मंत्रालयों की 310 सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए डीबीटी का उपयोग किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीबीटी के कारण करीब 1.14% जीडीपी की बचत होने का अनुमान है। 2014 के बाद डीबीटी में योजनाएं जोड़ने के बाद सरकार करदाताओं के करीब 3 लाख करोड़ रुपए बचाने में सफल हुई है। गरीब परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सब्सिडी वाले अनाज उपलब्ध कराने में भी डीबीटी का उपयोग किया गया है। हालांकि डीबीटी की शुरुआत 2013 में हुई थी, लेकिन 2017-18 के बाद जनधन, आधार और मोबाइल के साथ इसकी पूरी क्षमता महसूस की गई थी। डीबीटी के जरिए सरकार पेंशन, एलपीजी की सब्सिडी के साथ अन्य प्रकार की सरकारी योजनाओं में मिलने वाले फायदे को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा रही है। डीबीटी से पहले गरीबों को अपना हक पाने के लिए बिचौलियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। उन्हें अक्सर लौटा दिया जाता था या उन्हें लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता था। इससे उनकी गरिमा को ठेस लगती थी और उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। यानी डीबीटी ने गरीबों की गरिमा को बनाए रखने में मदद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद प्रदेश भर में आईईसी वैन भ्रमण कर केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रही है। आपको दिखाते हैं भीलवाड़ा और बूंदी दौसा से ये खास रिपोर्ट। भीलवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शहरी अभियान का आगाज संगीत कला केंद्र में किया गया। इस दौरान विकसित भारत बनाने के संकल्प की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी। शिविर में आयुष्मान भारत योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, आधार अपडेशन, हेल्थ कैंप संबंधी जानकारी देते हुए आम जनता को अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया गया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन और चूल्हे दिए गए। लाभार्थियों ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब हमें धुएं से राहत मिल गई है। पहले मैं चूल्हे पर रोटी बनाती थी, बहुत ही धुआं मार होता था, बहुत परेशान होती थी। अब मुझे ये निःशुल्क गैस मिला है प्रधानमंत्री की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने योजना चालू की थी, उसमें से हमको 200 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। अब हमको 300 रुपए की सब्सिडी मिल रही है और मैं धुआं से मुक्त हो गई हूँ और मेरा परिवार खुश है और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। बूंदी के तालाब गांव ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कैंप आयोजित किए गए।
शिविर के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। नए लोगों ने लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजपाल सिंह, उपखंड अधिकारी हिंडोली सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। 2047 तक देश को विकसित भारत कैसे बनाया जाए, तो उसमें कई कंपोनेंट हैं, जैसे सबका जनधन अकाउंट हो, ऑपरेशनलाइज हो, सबका बीमा हो। आप पीछे देख रहे हैं ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों का कैसे प्रयोग किया जाए, इफेक्टिव रूप से काम किया जाए। ऑर्गेनिक खेती के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उज्ज्वला स्कीम की जानकारी दी जा रही है। तो इन सब के माध्यम से आम नागरिक को इसकी जानकारी देके और विकसित भारत का जो सपना देखा है वो 2047 तक हम पूरा करें, ऐसी उम्मीद है। यहाँ पे हमें आयुष्मान कार्ड दिया गया है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा है और इससे हमें जो मम्मी के डायलिसिस होती है उसका भी हमें इसमें 50,000 तक का बेनिफिट मिला है। हमारे दौसा जिले में 8 जगहों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविरों का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए मौके पर ही प्रक्रिया को पूरा किया गया। मोदी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उसके बारे में मुख्यतः जानकारी देना, एक तरीके से मानिए गारंटी वाली गाड़ी इसको आप कह सकते हो, चाहे वो आपका जल जीवन मिशन की हो, चाहे खाद्य सुरक्षा की हो, चाहे उज्ज्वला गैस की हो, कोई सी भी अनेक सारी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उन सब की गारंटी है। और वो जो पात्र परिवार इन योजनाओं से वंचित रह रहा है, वो पात्र परिवार वंचित नहीं रहे, उसकी भी जानकारी में ये योजना पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के डायरेक्शंस ये हैं सब लोगों को, ऑफिसर्स को, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, सबको ये डायरेक्शंस हैं कि गांव तक ये बात पहुंचे, गांव तक लोग कैसे पात्र हैं, कौन लोग पात्र हैं, किसको कितना लाभ मिलना चाहिए, कितना मिला है, जो रह गए हैं उनको और लाभ कैसे दिलाया जाएगा। किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और वे बेहद खुश हैं। पीएम किसान योजना के प्रति 2,000 रुपए किस्त के हर समय मिलता रहता है। पूरा वर्ष में 6,000 रुपए मिलते हैं। तो सब होता है फायदा, तो जब घर में पैसे आते हैं तो कुछ न कुछ तो फायदा रहता है। खाद बीज का टाइम के टाइम ले आते हैं, 6,000 रुपए भी मायना रखता है ये किसान को। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पूरे राजस्थान के ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद आम जन को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ देने के साथ ही उन योजनाओं को अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचाना भी है, ताकि विकसित भारत का संकल्प साकार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि चीन में सोमवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.2 आंकी गई है। भूकंप के कारण अब तक 111 लोगों की मौत हो गई है, वहीं सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत गासू में आया है। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर है। भूकंप के कारण हुए नुकसान के कारण बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गया है। भूकंप इतना ज्यादा तीव्र था कि कई इमारतें ध्वस्त हो गईं, जिसके कारण कई लोग मलबे में दब गए। और भूकंप के बाद मंगलवार तड़के से बचाव कार्य लगातार जारी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि लोगों की जान बचाने और भूकंप से प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाए। और अफ्रीकी देश गिनी की राजधानी कोनाक्री में तेल डिपो में विस्फोट के बाद आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है और कम से कम 178 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सरकार के अनुसार घायलों में से 89 लोगों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार पश्चिम अफ्रीकी देश के मुख्य तेल टर्मिनल पर सुबह सुबह हुए विस्फोट से कोनाक्री शहर के कलौम प्रशासनिक जिले में हड़कंप मच गया, जिससे आसपास के घरों की खिड़कियां उड़ गईं और सैकड़ों लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। टर्मिनल को कितना नुकसान हुआ है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। और अब बात कर लेते हैं खेलों की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज क्यूबेहा में खेला जाएगा।
दक्षिण अफ्रीका में खेली जा रही इस सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। भारत ने पहले मैच में साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराया था। ऐसे में भारतीय टीम इस मैच को जीतकर वनडे सीरीज पर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की कोशिश इस मैच को हर हाल में जीतकर सीरीज में बराबरी करनी होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे नया सवेरा। अभी दीजिए अनुमति। नमस्कार।